आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष बलरामपुर जनपद से डॉक्टर विकास कांत पांडे जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आप सहायक अध्यापक के पद पर बलरामपुर जनपद में कार्यरत हैं। तो आप डॉक्टरेट की उपाधि भी आपने पीएचडी कर रखा है और एक शिक्षक हैं। बच्चों को नई दिशा दे रहे हैं। हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, ये शिक्षकों के हाथ में होता है। बच्चों को नई गाइडलाइन समझाना, बताना, पढ़ाना सब कुछ एक शिक्षक के हाथ में होता है, हमारे देश का भविष्य। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर विकास कांत पांडे जी जुड़े हुए हैं। हमने उनसे समय मांगा था और सर आपने हमको समय दिया। हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और मंगल कामना। साथ ही साथ आपके लिए एक शिक्षक की तरफ से आशीर्वाद है कि आप अपने इस क्षेत्र में रोज नए कीर्तिमान बनाते रहें। सर, आपने पीएचडी कर रखा है जैसा कि मुझे जानकारी हुआ और आप शिक्षक भी हैं, बच्चों को नई दिशा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। शिक्षक की हमारे देश के प्रति बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है सर। ये इतनी सफलता और ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा-सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर? बतौर शिक्षक के तौर पे 2003 से मैं जनता इंटर कॉलेज पतिजिया में जी। कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद 2008 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी गणित शिक्षक के रूप में कार्य हमने शुरू किया। बेसिक शिक्षा परिषद में 2015 से मैं अनवरत कार्य कर रहा हूँ जी। और अपना योगदान समाज निर्माण में, देश निर्माण में जो एक शिक्षक की भूमिका होती है उस रूप में दिया जा रहा सर, है। जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट थे, तो आपको ये कैसे लगा कि मुझे शिक्षक बनना है, या आप किसी तरफ और नहीं भटके, जैसे किसी तैयारी करना, किसी चीज़ का आईएएस, पीसीएस है, सिविल सर्विसेज की, या इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कोई और सपना नहीं देखा था सर आपने? क्योंकि हमारा पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षकों का रहा है। हमारे बाबा जी शिक्षक, उनके और दोनों भाई शिक्षक, मेरी माता भी शिक्षक और घर के अन्य जितने सदस्य हैं अधिकतर लोग शिक्षक ही हैं। तो बतौर शिक्षक जो एक समाज में सम्मान था जी, या जी। समाज में एक सुधार करने का अवसर मिलता है, वो हमको बहुत अच्छा लगता था। जी। और मेरे भी ध्येय में ये शामिल रहा कि पढ़ाई लिखाई करके आगे अगर अवसर मिला जी। तो मैं भी शिक्षक बन के अपने देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, बच्चों के भविष्य के निर्माण में जो भी योगदान हो सकेगा वो मैं दूंगा। जी। सर, आप जैसा कि देख रहे हैं पिछले 2 साल से इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी त्रासदी इसको कह सकते हैं, पूरे विश्व पर छाया हुआ है और हमारा भारत देश भी इसकी चपेट में है। कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा संकट है सर। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे देश के भविष्य पर। कोरोना काल की जो समस्या है ये पूरे विश्व में ये समस्याएं बहुत व्यापक स्तर में व्याप्त रहीं। जी। उसमें हमारा भारत देश एक विकासशील देश है। जी। यहाँ भी कोरोना का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ा और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हमारे नौनिहाल बच्चों ने भुगता। जी। उन बच्चों ने भुगता जो जिनकी आयु 5 साल रही हो, वो विद्यालय नहीं जा पाए। जी। और जो बच्चे हमारे विद्यालय आते थे उनके लिए भी बड़ी समस्याएं रहीं, क्योंकि हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक हैं और हमारे विद्यालय रूरल एरियाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, जी। जिनके गार्जियनों के पास कम से कम संसाधन है। जी। तो कोरोना काल में उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। सरकार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज चलाए गए, लेकिन उनके पास साधन संसाधन का अभाव रहा, तो उन ऑनलाइन क्लासेजों का भी उनको लाभ नहीं मिला। जी। तो कोरोना काल से हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन जो भी एक शिक्षक के तौर पे हम लोगों का प्रयास रहा, जी। चाहे ऑनलाइन क्लासेज हों, चाहे मोहल्ला क्लासेज रहे, चाहे विद्यालय में कोरोना काल में जो भी गाइडलाइन थी उसका पालन करते हुए जो भी संभव था, जी। हम लोग बच्चों के हित सर, में इस समाज कोरोना के काल में बच्चों के हितों के लिए एक बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे अब फिर एक बार लॉकडाउन की आहट दिख रही है, कोरोना हमारे द्वार पर फिर से दस्तक दे चुका, तीसरी लहर जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे अब क्या अल्टरनेटिव रास्ते हो सकते हैं हमारे पास सर? अल्टरनेटिव क्लासेज हो सकते हैं कि कुछ क्लासेज आज पढ़ाए जाएं, कुछ कल जी। पढ़ाए जाएं, ऑनलाइन क्लासेज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जो आवश्यकता हमको लगती है इसमें, इस कोरोना काल में गार्जियनों की भूमिका बहुत सशक्त हो जाती है। जी। अब दिक्कत बेसिक में कहाँ से है, क्योंकि गार्जियन भी कम पढ़े लिखे हैं।
तो वो बच्चों पे उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जैसे पढ़े लिखे गार्जियन दे पा जी, रहे हैं। जी। तो एक बड़ी समस्या बन के उभरती है और यहाँ शिक्षकों की भूमिकाएं बढ़ जाती हैं। जी। तो ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्थाएं हैं, गांव में अगर जागरूकता हो तो एक जिनके पास संसाधन उनके माध्यम से भी 2-4-10 लड़के एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, जी। कोरोना काल की नियम नियमावलियों का पालन करके। जी। या अल्टरनेटिव क्लासेस की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार शिक्षाएं दी जा जी। सकती हैं, या बीच बीच में सरकारों की जो गाइडलाइनें आती हैं उससे जो हमको जैसी स्थितियां बताई जाएंगी जी, जी। उसका अनुपालन करके भी उनको शिक्षित किया जा सकता है। सर, आप राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी। इस संघ का क्या उद्देश्य है सर? इस संघ बनाया गया है, ये किसके हितों में काम कर रहा है? थोड़ा-सा इसके बारे में हम ब्रीफ कर। आपका ये प्रश्न काफी अच्छा है। जी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मूल उद्देश्य है कि राष्ट्र निर्माण करना, जी। राष्ट्र मूल्यपरक शिक्षा देना, और एक राष्ट्रवादी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए या राष्ट्र प्रेम लोगों के अंदर कैसा होना चाहिए, ये हमारे शैक्षिक महासंघ का मूल उद्देश्य है। जी। और हमारा जो शैक्षिक महासंघ ये कहता है कि राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, जी। ये हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की सोच है। तो आप इसमें छात्र हितों में कैसे इसमें आगे कदम बढ़ा रहे हैं सर? हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कहना है कि मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ। जी, जी। इनका ये मानना है कि जो हमारा विद्यालय है वो हम शिक्षकों के लिए तीर्थ है। जी। उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, जैसे विद्यालय की स्वच्छता है, विद्यालय की पढ़ाई है, विद्यालय पर समय में उपस्थितियां हैं, तरह तरह के विद्यालय में ऐसे आयोजन हो, प्रतियोगिताएं हों जिससे बच्चों में एक सामाजिकरण की भावना आए, जी। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर प्रकार से वो सुदृढ़ हो सकें। जी। तो ये हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का उद्देश्य है, मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ के तहत, कि हम बहुत सारे बिंदुओं पे काम करके एक अच्छे भविष्य का सर, निर्माण। उद्देश्य की अभी आपने बात किया, जैसा कि एक शिक्षक का काम है शिक्षा देना बच्चों को, लेकिन कहीं कभी-कभी यह भी दिखता है कि वो शिक्षक नेता कैसे बना जाता है, ये भी शिक्षा मिल जाती है उस बैनर तले। नहीं, आपकी बात सही है, हर जगह हर चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसे मैं ही बतौर जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, तो हमको दोनों व्यवस्थाओं को देखनी है। जी। हमारा शिक्षक हित भी ना प्रभावित हो और हमारा छात्र भी ना प्रभावित हो। जी। दोनों में एक सामंजस्य बैठाने का काम शिक्षक संगठन करता है। जी। वही जिम्मेदारी मेरी भी है। जी। सर, जैसा कि आप बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, खड़े होते हैं कि वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तमाम सारे लोकल गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे महंगी फीस होती है। यहाँ पे सस्ते कामों में उनको समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पे भेजें। ये इसको कैसे सुधारा जाए, इसको रोका कैसे जाए कि बच्चे डाइवर्ट हो जाएं आपके विद्यालय में? ये परिवर्तन दोनों तरफ से होना चाहिए। ये हम शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है और हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। जी। आज हमारी सरकारें हर विद्यालयों में अच्छी योग्यता वाले अध्यापकों का चयन कर रही है। जी। हर विद्यालय में लगभग 2-3-4 के स्टाफ भी हैं। जी। जी। और बेसिक विभाग ही एक ऐसा सफल योजना है जी। कि आप कोई भी मीटिंग करनी हो, कोई भी बड़ा आयोजन करना हो, जी। तो आप जाएंगे तो आपको मात्र बेसिक स्कूल खुला मिलेगा। जी। बेसिक स्कूल एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है जिनके गार्जियन के लिए शिक्षा प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी चीज है। इसमें सर, इसके बेहतरी के लिए कुछ और क्या किया जा सकता है सर? क्या चाहते हैं आप? बेसिक शिक्षा में अब आप इस बीच में देखे हैं कि बेसिक शिक्षा का जो भौतिक संसाधन से विद्यालय परिपूर्ण हमारे हो रहे हैं, वातावरण अच्छा किया जा रहा है, शिक्षक भी अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रहा है कि सभी वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ने आए। हमारे यहाँ अब ड्रेस, भोजन और बहुत सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। ये उन गार्जियनों को सोचना है, वो उनका जो निजीकरण की तरफ आकर्षण है उससे दूर होकर अपने गांव के विद्यालय में जो एक अच्छी योग्यताधारी शिक्षकों से उनको शिक्षा मिलनी है, उनको भी उस विद्यालय के प्रति अपने अंदर एक लगाव पैदा करना पड़ेगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और उन गार्जियनों की भी जिम्मेदारी बनती है। दोनों लोग बैठ के जब हम काम करेंगे तो
उनके बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे और बेसिक शिक्षा को एक अच्छे मुकाम पे हम पहुंचा सकते हैं। सर, इसमें आप जैसे कि प्रश्न सरकार इस टाइम पे निजीकरण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसमें ज़्यादा बढ़ रही है, तो शिक्षा भी इसकी चपेट में सर आ सकता है, ऐसा मतलब इस पे आप क्या चाहते हैं कि ये होना चाहिए निजीकरण या नहीं होना चाहिए? निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। ये केवल शिक्षक के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, समाज के उन सभी वर्गों के लिए घातक है। एक गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में दवा नहीं करवा सकता है। जी। तो अगर हमारी सरकारी व्यवस्थाएं इस तरीके से कमजोर हो जाएंगी तो वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जी। मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएगा? क्योंकि दो ही व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होना है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य निजीकरण कर दिया जाएगा या निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा तो हमारा मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब परिवार वो कहाँ जाएगा? जी। तो सरकारी व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए, ना कि उसको निजीकरण के हाथों में दे देना चाहिए। जी। जितनी व्यवस्था सरकारी हमारी मजबूत रहेगी उतना हमारा देश, हमारे देश के लोग मजबूत रहेंगे। जी। सर, आपने इतनी बड़ी सफलता अर्जित किया है, जैसा कि राष्ट्रीय शैक्षिक संघ में आप जिला अध्यक्ष हैं, आपने पीएचडी की पढ़ाई की, सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, आप बलरामपुर में, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में है और बच्चों को एक नई दिशा आप लगातार दे रहे हैं, क्लासेस के माध्यम से सर पढ़ा रहे हैं आप। तो इसमें जो भी युवा, जो भी बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से इस कोविड काल में अपने आप को मजबूत करने के लिए, सब क्या मैसेज दे रहे हैं सबको आप सर? नहीं, वो अपने व्यवस्थाओं पे, अपने उद्देश्यों पे लगे रहें। जी। लगातार वैकेंसियां भी आ रही हैं, वो अपने लक्ष्य को निश्चित करें, अपनी तैयारी को कहीं से कमजोर ना करें। जी। किताब ही उनके लिए सबसे अच्छा साथी है, सबसे अच्छा दोस्त है। उन्हीं किताबों को अपना दोस्त और साथी बनाए रखें, जी। निश्चित तौर पे वो सफल होंगे जी। और एक अच्छी सफलता लेके आगे सर, बढ़ेंगे। अभी आपने वैकेंसी का जिक्र किया है, इसमें सर बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है सरकार के ऊपर, वैकेंसी नहीं आ रही है, बेरोजगारी और बढ़ रही है। जैसा कि आपने देखा पिछले महीने में टीटी का पेपर लीक हुआ, तमाम सारे प्रश्न लगे हुए हैं इस पर। जी। हाँ, बहुत सारे मोर्चों पर सरकारें असफल हैं कि वो सही समय पे जहाँ जरूरत है रोजगार की वो भी नहीं दे पा रहे हैं। उससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। जी। जिस डिपार्टमेंट को जरूरत है कर्मचारी की वो समय पे नहीं पा रहा है और जो हमारे होनहार नौजवान लगे हुए हैं वो समय पे रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो सरकार कुछ मुद्दों पे असफल है, जैसे कोई भी वैकेंसी आ रही है तो कोर्ट में लटक जाना, पेपर आउट हो जाना। ऐसी व्यवस्थाओं पर सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए जी। कि जो भी भर्ती निकले वो समय पर, समयबद्ध सीमा पे पूरी हो, जी। ताकि हमारे नौजवान साथी जो तैयारी में लगे हुए हैं वो कहीं से भी सफर न करें। जी। दोस्तों, अभी तक हमारे साथ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास कांत पांडे जी जुड़े हुए थे, जो कि हमने उनके करियर में कैसे सफलता मिली, कैसे शिक्षक बने, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समाज के नवनिर्माण में अपनी भूमिका कैसे अदा कर रहे हैं, तमाम सारे विषय पे हमने फोकस किया। पुरानी पेंसिल बहाली को लेकर जो शिक्षकों का मामला चल रहा है, उनको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है कि हमको पुरानी पेंसिल हमारी बहाल की जाए, और इस बेसिक शिक्षा में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, किस तरीके से जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को विद्यालय में भेज रहे हैं उनको किस तरीके से सजग रहने की ज़रूरत है, अपने विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति किस तरीके से जागरूक रहने की ज़रूरत है, तमाम सारे विषय पर हमने डॉक्टर विकास कांत पांडे जी से इस पर प्रश्न किया, फोकस किया, मुद्दों को उठाया, और माननीय पांडे जी का इस पर बहुत अच्छा जवाब आया, बहुत अच्छा सुझाव आया कि बच्चों को अपने किताब से प्यार होना चाहिए। और इस कोरोना काल में जिस तरीके से बार बार लॉकडाउन की स्थिति बन रही है कि कभी भी कोरोना जैसे इस तीसरी लहर में बढ़ता जा रहा है, कभी भी लॉकडाउन लग सकते हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी को इस चुनौती से निपटने के लिए पढ़ाई बंद नहीं करना है, घर पे रहना और लगातार अपने बुक से प्यार करते हो उसके पढ़ना है, और इसमें हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है, बाहर नहीं निकलना है। तमाम सारे प्रश्न पे फोकस किया, सर का अच्छा जवाब आया। सर, हमारे साथ में आप जुड़े और इतना सब कुछ आपने युवाओं के लिए इतना बड़ा मैसेज दिया, फोकस किया, समझाया, तमाम सारे प्रश्न उठाए। सरकार तमाम मुद्दों पर फेल रही, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। वैकेंसियाँ निकल रही हैं, कोर्ट में जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम सारे अभी विषय पे फोकस होने के बाद में सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आपने इतना सब कुछ बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना।